हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो दोस्तों चलिए आज हिस्ट्री की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी हमारी फॉर जेकेपी कांस्टेबल, उसी को कंटिन्यूटी में करते हैं। और आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। जैसे कि लास्ट टाइम हमने दोस्तों किसके बारे में पढ़ा था, किसके बारे में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, एनसीएम है ना, जिसमें गांधी जी नेशनल लीडर बन चुके थे और गांधी जी ने कमाल करके रख दिया। लेकिन जो अचानक से गांधी जी ने इसको विड्रॉल करने का फैसला किया, इसको खत्म करने का फैसला किया, उससे बहुत सारे इंडियंस को डाउट होने लगा। बहुत सारे इंडियन नेताओं को भी क्या होने लगा, डाउट होने लगा गांधी जी की लीडरशिप पे कि नहीं यार, ये कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी मूवमेंट को क्या करते, बंद कर देते। जहां पे एक टाइम पे हम पूरी तरीके से प्रेशराइज कर चुके थे, पूरी तरीके से दबाव डाल चुके थे अंग्रेजों पे अपनी बातें मनवाने के लिए। शायद गांधी जी अगर इसको विड्रॉल ना करते तो कुछ ही महीनों में हमें जो है ये कुछ प्रपोजल्स ब्रिटिश की तरफ आते हुए मिलते। लेकिन अब जब ऐसा हुआ तो कुछ नेताओं ने, बच्चा जैसे उनका नाम कौन है बच्चा, याद रखना जो मैं बता रहा हूं। पहले सीआर दास। सीआर दास का पूरा नाम है बच्चा चित्तरंजन दास, राइट। चित्तरंजन दास जो थे वो पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखिए किसके, सुभाष चंद्र बोस के। उसके बाद आपके मोतीलाल नेहरू जो फादर थे आपके जवाहरलाल नेहरू के, और अजमल खान, ये तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता थे, बहुत अहम लीडर्स थे। इनको गांधी जी से कॉन्फिडेंस उतर गया गांधी जी पर कि यार गांधी जी का तौर तरीका सही नहीं है। अब जबकि गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ था, गांधी जी ये बोल रहे थे हालांकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म मैंने किया है, लेकिन हम बॉयकॉट, हम बहिष्कार जारी रखेंगे। हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इसको मैं बाद में एक्टिव करूंगा जब मैं जेल से निकलूंगा या बाद जब मैं डिसाइड करूंगा। अब अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने डिसाइड किया कि भाई नहीं, हम जो है हर चीज का बहिष्कार नहीं करेंगे, खास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। बच्चा अगर आपको पता हो कि बहुत सारे कानून लाने के बाद इंडियंस को अलाउ किया गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कर सकते थे, मेंबर बन सकते थे। अब सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान का कहना था कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव क्या, अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के इसके मेंबर बनकर ब्रिटिशर्स के काम काज को रोकेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पर हम अंग्रेजों के काम काज को रोक के उनको मजबूर करेंगे कि वो हमारी शर्तों को माने। इसलिए ये कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए इनको क्या बोला बच्चा, प्रो चेंजर्स या स्वराजिस्ट बोला। लेकिन गांधी जी और गांधी जी के जो फॉलोअर्स जो जेल में नहीं थे, जैसे कि आपके मेरे दोस्तों सी राजागोपालाचारी, जैसे कि आपके राजेंद्र प्रसाद, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बच्चा एम.ए. अंसारी, ये अड़े हुए थे। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमेशा उसका बहिष्कार करके रखना है जब तक गांधी जी नहीं बोलते। तो इन्होंने बोला भाई हम कोई बदलाव नहीं चाहते, इसलिए इनका नाम क्या डाल दिया, नो चेंजर्स। अब दोस्तों जबकि इन दोनों गुटों में, इन दोनों ग्रुप्स में इस चीज को लेकर विवाद हो गया कि ये कह रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करनी है, ये कह रहे थे नहीं। तो इसी को देखते हुए सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने डिसाइड किया कि हम आईएनसी छोड़ देंगे और हम अपनी पार्टी तैयार करेंगे। उसी पार्टी का नाम था बच्चा क्या, आपका स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी क्या थी, स्वराज पार्टी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बनाई गई पार्टी थी। कारण क्या था बनाने का, क्योंकि ये चाहते थे कि हम क्या करें, हम एंटर करें कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। और बच्चा इस वजह से अब जब गांधी जी को यह बात पता चली तो गांधी जी ने बोला भाई चलो ठीक है, अगर आपको रहना ही आप करिए, लेकिन ऐसा ना करें जैसे सूरत स्प्लिट पे हुआ था। याद करो सूरत के सेशन में जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स टूट गए थे और अंग्रेजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया, तो गांधी ने बोला ठीक है भाई, आप करना चाहते करें, लेकिन याद रखिए हम भले शक अंदर से हम टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर अंग्रेजों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम टूट गए हैं। बाहर यही लगना चाहिए कि एक दूसरे की सहमति से यह पार्टी बनाई गई है, और जब भी कोई ऐसी बाधा आएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी अंग्रेजों की तरफ से, तो हम दोनों मिलकर क्या करेंगे बच्चा, उसको सॉल्व करेंगे। याद रहेगा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, डन है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। इनमें एक और नाम जोड़ दीजिए बच्चा आपका, लाला लाजपत राय। कौन सा, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। क्या नाम जोड़ दीजिए, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। बच्चा क्लियर हो गया।
तो ये थी स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी ने फिर चुनाव लड़े। और मेरे दोस्तों, जब स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़े, ये बेहतरीन तरीके से बचा, इन्होंने जीत हासिल करी और वाकई में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम भी करके दिखाया। इसलिए गांधी जी फिर बाद में इनके साथ सहमति रख रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्वराज पार्टी, फिर इनके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई, तो स्वराज पार्टी फिर बढ़ चुकी थी बच्चा। ठीक है, तो याद रहेगा स्वराज पार्टी क्या थी। अब बच्चा मैं चल रहा हूं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। अब देखो, याद करो मैंने आपको क्या बोला, नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ जो है वो गांधी जी को नेता मान चुके थे, और उनको पूरा विश्वास था कि गांधी जी क्या करके देंगे, हमें भाई साहब जरूर आजादी दिलवा के देंगे और जरूर इंडियंस के लिए कुछ अच्छा करके देंगे। लेकिन गांधी जी का एकदम से जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करना, इन यूथ के लिए, जो युवा लोग थे, उनको समझ आ गया कि भाई गांधी जी के तौर तरीके से कभी आजादी नहीं मिल सकती। तो तरीका एक ही है, तरीका है क्रांति। क्या लाना है? तरीका है क्रांति। तरीका है बच्चा क्या? रेवोल्यूशन, बदलाव। और बच्चा क्रांति कैसे आएगी? क्रांति आएगी बलिदान देके, क्रांति आएगी सैक्रिफाइस करके, बलिदान देना होगा। क्रांति आएगी बच्चा, जंग लड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बैटल्स लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़के ही अंग्रेजों को बाहर निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं निकाला जा सकता। इन्हीं को बोलते हैं हम बच्चा क्या? रेवोल्यूशनरीज। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरीज, जिनको अंग्रेज क्या बोलते थे बच्चा? मिलिटेंट्स बोलते थे। लेकिन हमारे लिए ये क्या है? आपके रेवोल्यूशनरीज थे, ये क्रांतिकारी थे मेरे दोस्तों। अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे युवा इकट्ठे हुए। ये युवा कहां इकट्ठे हुए बच्चा? आपके कानपुर में इकट्ठे हुए। कानपुर आज के टाइम पे आपका यूपी में है। कानपुर में अक्टूबर 1924 में किन किन ने बच्चा, याद रखिएगा, आपके सचिंद्र नाथ सन्याल, आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और जोगेश चंद्र चैटर्जी। बच्चा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत बनती थी इनकी, राइट। इन चारों ने मिलकर बच्चा ऑर्गेनाइजेशन बनाई, संस्था बनाई, उसका नाम था एचआरए, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बच्चा जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चों ध्यान में दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनी? पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 1924। कहां बनी बच्चा? कानपुर में। लीडर कौन थे? बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है बच्चा, ठीक। अब एचआरए का प्लान क्या था? एचआरए का प्लान था कि हमें क्या करना है भैया, हमें अटैक करना अंग्रेजों पे। अब अंग्रेजों पे हमला करना है या अंग्रेजों को निकालना है, तो उसके लिए हथियार चाहिए। अब हथियार चाहिए, सारे करोड़पति तो थे नहीं, बहुत लाला बंदे तो थे नहीं, ये भी गरीब हम जैसे ही लोग थे। तो इनको समझ आया कि भाई हथियारों के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन पैसा अब अपने लोगों को तो लूटना नहीं है, अपने लोगों को थोड़ी, अपने जमींदार को थोड़ी लूटेंगे, अपने व्यापारी को थोड़ी लूटेंगे। लूटना किसको? अंग्रेजों को लूट रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? पहला कांड किया बच्चा, उसको क्या बोलते हैं? काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, अगर आपको पता हो, राइट, जिसमें काकोरी में जाते हुए ट्रेन को बच्चा लूट लेता। आज भी आप कभी अगर जाएंगे तो आपको वहां पे जरूर क्या है, काकोरी का रेलवे स्टेशन मिलेगा बच्चा। तो 9 अगस्त 1925 को इन्होंने प्लान किया, भाई काकोरी के पास एक ट्रेन को लूटा जाएगा, जिस ट्रेन में इनको पता चला, इनको इंटेलिजेंस मिली, इनको खबर मिली कि उसमें खजाना है। इसको लूट के इससे लिए हुए पैसे से हम गन खरीदेंगे, जर्मनी से जाके गन खरीद के लाएंगे और अंग्रेजों पे हमला करेंगे। मेरी बात क्लियर होगी। और ये कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए काकोरी कॉन्स्पिरेसी में, काकोरी कांड में। लेकिन बच्चा जब ये बात अंग्रेजों को पता चली, जब ये बात अंग्रेजों को पता चली, तो अंग्रेजों ने फैसला किया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसके खिलाफ लड़ेंगे। इन सबको पकड़ना बहुत जरूरी है, इन सबको सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको ढीलापन हमने रखा या इसको हमने लाइटली लिया, तो आने वाले सारे युवा जो हैं इनसे आकर्षित होंगे और हमारे लिए यहां पे जीना दुश्वार हो जाएगा। तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के भाई साहब, और बीच में आपको पता है कुछ गद्दार होते ही हैं, इन्होंने 31 लोगों को अरेस्ट किया। क्या किया? 31 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें ये सब अरेस्ट हो गए बच्चा। आपके कौन? ये सब। इनके अलावा बच्चा आपके 27 लोगों को और अरेस्ट किया गया। और आपको पता है क्या हालत की होगी? जेल में इनको रखा गया, और वहां पे जेल में राम प्रसाद बिस्मिल ने सॉन्ग कंपोज किया, एक सॉन्ग बनाया बच्चा, उसका नाम था मेरा रंग दे बसंती चोला। तो मेरा रंग दे बसंती चोला जो है, इसको कंपोज करने वाले आपके राम प्रसाद बिस्मिल। मेरी बात क्लियर होगी। और मेरे दोस्तों, फिर इनका कोर्ट में इनका ट्रायल चला, इनकी तारीखें चली,
और 18 सितंबर 1927 को बचा काकोरी कांड के लिए मेरे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को बचा फांसी की सजा दी। क्या करा? फांसी की सजा दी। और इस तरीके से एचआरए पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो सचिंद्र नाथ सन्याल थे और जोगेश चंद्र चैटर्जी थे, इनको ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कर दिया मेरे दोस्तों। इनको कहां भेज दिया? इनको भेज दिया सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, जहां जाने से लोग कतराते थे। तो इस तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन खत्म हो गई। लेकिन आपको पता है उस वक्त जब ये कांड हुआ, उस वक्त भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो हैं इस कांड में मौजूद तो नहीं थे, लेकिन उनको इस कांड के बारे में पता था। और आपके चंद्रशेखर आजाद के पीछे भी पुलिस पड़ गई थी। चंद्रशेखर आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में लाने वाले जो थे वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। वो कौन थे आपके वजह? सॉरी, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, वो थे आपके राजेंद्र लहरी, अगर मैं गलत ना। हाँ बचा, वो कौन थे? आपके राजेंद्र लहरी। राजेंद्र लहरी ने एचआरए में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद को लाया था। और जब ये कांड हुआ पुलिस ने बहुत सख्ती बरती और पुलिस ने भगत सिंह को भी अरेस्ट किया था। लेकिन भगत सिंह के खिलाफ सबूत ना मिलने के कारण पुलिस ने उनको काफी बड़े अमाउंट में फी चार्ज करके उनको क्या किया भैया? जुर्माना लगाया और छोड़ दिया उनको, क्योंकि भगत सिंह काफी अमीर घराने से थे। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जो बहुत गरीब थे, चंद्रशेखर आजाद कहां चले गए? मध्य प्रदेश के जंगलों में जाके छुप गए। और माहौल शांत होने तक ये वापस निकले। ये मिले भगत सिंह के साथ, सबके साथ मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को वापस रिवाइव करेंगे, इसको वापस शुरू करना है। तो सितंबर 1928 में मेरे दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, कहां पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आपके चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को वापस खड़ा किया गया। इसमें वापस जान डाली गई और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके बचा, इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट। क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यह नाम रखा गया। याद रहेगा? क्लियर हो गया? और याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का सबसे बड़ा कांड अगर कोई था, वो था बच्चा सॉन्डर्स का कत्ल। कौन था? सॉन्डर्स, एसपी सॉन्डर्स का कत्ल किया था जो इन्होंने, ये जो ब्रिटिश अंग्रेज था। अब हम यही पढ़ेंगे जिसको बच्चा कौन सी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? जिसको कौन सी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं? बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या बोलते हैं? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था बच्चा, इसमें इन्होंने क्या किया था? एसपी सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। लेकिन मारना इनको एसपी सॉन्डर्स को नहीं था, मारना इनको जेम्स स्कॉट को था। लेकिन इन्होंने गलती से सॉन्डर्स को मार दिया। इन्हें क्या कर दिया? गलती से सॉन्डर्स को मार दिया। आइए चलिए जानते हैं कि हुआ क्या था, क्या कारण था एसपी सॉन्डर्स को मारने का। कारण था बच्चा साइमन कमीशन। क्या कारण था? साइमन कमीशन। बच्चा अब ये कमीशन क्या थी? याद रखिएगा बच्चा, आपका साइमन कमीशन का ओरिजिनल नाम, जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चों दिमाग में रखना, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को क्या बोलते हैं हम? साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन का सही नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन नाम था। 1919 में एक कानून लाया गया था। क्या गया था? 1919 में एक कानून लाया गया था, जिस कानून का नाम था बच्चा मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। क्या लाया था? मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। यह कानून लाया था जिसको बच्चा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता था। इस कानून में बच्चा एक प्रावधान रखा था, एक प्रोविजन रखा हुआ था कि हर 10 साल के बाद क्या होगा? हर 10 साल के बाद एक कमीशन को बनाया जाएगा। उस कमीशन का नाम होगा इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका यह काम होगा, यह छानबीन करना, यह सर्वे करना, यह इन्वेस्टिगेट करना कि ये जो कानून हमने इंडिया में लागू किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाने के लिए, भारतीय को भला करने के लिए, इसने कितना बदलाव लाया और इससे कितना भला हुआ, इसका आउटपुट क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, ये कौन बताएगा? हर 10 साल के बाद एक कमीशन बनाई जाएगी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये बताएगी, राइट? और ये भी बताएगी कि और क्या बदलाव जरूरी है, क्या करने के लिए, आपका इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को और बढ़िया करने के लिए और इंडियंस को और ज्यादा पावर देने के लिए। जैसे अगर हम सब जेएंडके से, तो आपको पता है 2019 में जेएंडके को बाइफरकेट किया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। अब बात चल रही है कि जेएंडके को क्या देनी है? स्टेटहुड वापस देनी है। तो बच्चा, अब स्टेटहुड देने के लिए गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी दे देगी, सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कमेटी बनाएगी, कमेटी बना के ये देखेगी, ये छानबीन करेगी, ये सर्वे करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार कितना बदलाव आया बाइफर्केशन करने के बाद या जेएंडके को स्टेट से यूटी बनाने के बाद क्या बदलाव आया, क्या लोगों में कुछ भलाई हुई और क्या लोगों में आक्रोश तो नहीं है, क्या पॉलिसीज में जो हमने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, जो कानून लाया, उससे क्या जेएंडके में कुछ लोगों में सुधार आया, क्या लोगों का भला हुआ, क्या जान माल का नुकसान जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ, क्या मिलिटेंट एक्टिविटीज कम हुई। तो इस तरीके से जब ये सब चीजें ठीक होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, स्टेटहुड देंगे। मेरी बात क्लियर, एक प्रॉपर वे होता है। तो इन्होंने यही डिसाइड किया हुआ था। तो बच्चा इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान किया कि 1927 में यही चीज ये लेके आए कि इन्होंने भैया साइमन कमीशन बनाई। क्या बनाई, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई, जिसके कितने मेंबर्स थे टोटल, जिसके टोटल मेंबर्स थे बच्चा 7। टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 थे। और इनके जो चेयरमैन थे बच्चा, क्या इनके जो चेयरमैन थे, इनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था, सर जॉन साइमन, जहां से इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जानने लगे। अब ये 7 लोगों के जो मेंबर थे इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन में, जो 7 लोग थे, ये सब के सब अंग्रेज थे बच्चा, सब के सब ब्रिटिशर्स थे, राइट। और इनको इंग्लैंड से चुन के भेजा गया, इंग्लैंड से चुन के भेजा गया कि आप जाइए, जाके देखिए कि क्या बदलाव और जरूरी है, क्या और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भारत के लोगों के लिए। अब आप सोचिए कि आप मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली के बीच में, राइट, और उस प्रॉब्लम में मैं और मेरे माता पिता जो हैं, मेरे मदर फादर, उनके साथ प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे उसका पार्ट बना ही नहीं रहे। जब डिस्कशन होने लगी, जब बात होने लगी, आपने मेरा पक्ष सुना ही नहीं, आपने मुझे निकाल दिया और आप आ रहे जिसको एक्चुअली में कुछ पता ही नहीं है, मेरे घर में घुस रहे हैं और मेरे घर पे आके मेरे घर के मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आउटसाइडर हैं, मुझे बताए तो क्या मैं अलाउ करूंगा? बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। मैं बोलूंगा तू कौन है, तू कहां से आ गया, है ना, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। तो यही तो हुआ, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। भाई यू आर एंटरिंग इनटू इंडिया, आप भारत में घुस रहे हैं एंड यू आर कमिंग टू मेक सम अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो से ऑफ एनी इंडियंस इन इट। जस्ट टेल मी हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो बच्चा यहां पे आक्रोश हो गया, इंडिया में आक्रोश हो गया। और आईएनसी में बच्चा, आईएनसी का एक सेशन बैठा मद्रास में सेशन बैठा 1927 में, जिसको लीड कौन कर रहे थे बच्चा, याद रखना, लिख लो ध्यान से, एमए अंसारी, ठीक है, एमए अंसारी। मद्रास के सेशन में उन्होंने क्या किया बच्चा, आईएनसी डिसाइड किया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आएगा तो साइमन कमीशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। स्लोगन चलेंगे, नारे लगेंगे, साइमन गो बैक, इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। क्योंकि भैया तुम हमारे घर पे आ रहे हो, हमारे घर में बदलाव लाने के लिए, हमारा कुछ अच्छा करने के लिए, यह देखने के लिए हम कहां दुखी हैं और हम है ही नहीं वहां पे, हम उसका हिस्सा ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ नो इंक्लूजन ऑफ इंडियन, किसी भी भारतीय को इस कमीशन में ना लाने के लिए ही इंडियंस ने क्या किया, इसके खिलाफ अपोज किया। तो बच्चा, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, वो कभी नहीं सुनते थे। उन्होंने फिर भी इतने प्रोटेस्ट के बाद भी, है ना, उन्होंने फैसला किया कि भाई साइमन कमीशन इंडिया जाए। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन ने कहां लैंड किया बच्चा, बॉम्बे में लैंड किया। बॉम्बे में सारी दुकानें बंद कर दी गई, स्ट्रीट खाली था, ऐसे लग रहा कब्रिस्तान बन चुका है, पूरी स्ट्रीट खाली थी, राइट। फ्लैग दिखाए गए, नारे लगाए गए। तो साइमन कमीशन आखिरकार बॉम्बे के बाद 30 अक्टूबर 1928 को बच्चा कहां पहुंचा, लाहौर में पहुंचा। अब लाहौर में शेरे पंजाब किनका नाम था, लाला लाजपत राय का। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने भीड़ को इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया और लाहौर के रेलवे स्टेशन के बाहर इन्होंने नारे लगाना स्टार्ट कर दिए, गो बैक साइमन। और इस भीड़ में साथ दे रहे थे लाला लाजपत राय का जो बिल्कुल एक युवा नेता थे, युवा क्रांतिकारी, उनका नाम था भगत सिंह। लाला लाजपत राय ने, मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से बहिष्कार किया और नारे लगाना स्टार्ट किए। इसी भीड़ में मौजूद था आपका जेम्स स्कॉट, जो उस वक्त का सुपरिंटेंडेंट था, एसपी यानी कि। और इस जेम्स स्कॉट ने डिसाइड किया कि मैं इसी भीड़ से
रास्ता बना के साइमन कमीशन को बाहर निकालूंगा। और इस भीड़ में से रास्ता बनाने के लिए उसने पुलिस वालों को बोला कि इन पे लाठीचार्ज की जाए, और स्पेशली लाला लाजपत राय की तरफ उंगली करके बोला कि इसको मारो क्योंकि यही है इस भीड़ को इकट्ठे करने का कारण। तो दोस्तों, पुलिस वाले ने वहां पे भगत सिंह वहीं पे थे, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, लोगों पे भी, मासूम लोगों पे भी बहुत सारी लाठियां चलाई गई, और स्पेशली लाला लाजपत राय की छाती और सर पर बहुत जोर से डंडे मारे गए, जिससे लाला लाजपत राय पूरी तरीके से जख्मी हो गए, बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। और ठीक 1-1.5 महीने के बाद लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस डेथ ने, लाला लाजपत राय की मौत ने पूरे दुनिया को हिला दी। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया हिल चुकी थी कि कैसे इतनी बेरहमी से एक इतने दिग्गज, इतने बड़े नेता को मारा गया। भारत में उन्हें, स्पेशली पंजाब में, और स्पेशली अगर मैं बात करूं, युवा उन्हें बाप की तरह मानते थे, फादर फिगर थे युवाओं के लिए। अब ये जब बात पता चली तो उस वक्त सीआर दास की जो वाइफ थी, उन्होंने एक मैसेज भेजा सब यूथ के लिए कि आपको इतने बड़े दिग्गज नेता को, जिस मामूली 2 टके के ऑफिसर ने मारा है, उससे बदला जरूर लेना चाहिए। और हुआ क्या कि 10 दिसंबर 1928 को भगवती चरण वोहरा के घर इकट्ठे होते हैं मीटिंग के लिए आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद जी जो हैं वो भगवती चरण वोहरा के घर पे इकट्ठे होते हैं, और वहां पे भगवती चरण वोहरा की वाइफ जो है वो उन्हें बोलती है कि एक ही तरीका है बदला लेने का, वो है आपकी जेम्स स्कॉट की मौत। जेम्स स्कॉट का मर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इनको ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब किसी अपने को मारते हो और अपने को खोने का दर्द क्या है, वो इनको ऐसे ही बताना पड़ेगा, और एक मैसेज भी पहुंचेगा कि अब बहुत हुआ, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। दोस्तों, तो अब प्लानिंग स्टार्ट हुई कि कैसे मारना। तो प्लान किसने बनाया? प्लान बनाया सुखदेव ने। सुखदेव जी थे मास्टर प्लानर, किसके बचा कि किस तरीके से हमें जेम्स स्कॉट को मारना है। जय गोपाल को टीम का हिस्सा बनाया गया, और जय गोपाल का काम था कि आइडेंटिफाई करना, पहचानना और यह मैसेज देना कि जेम्स स्कॉट थाने से बाहर निकल गया, इस पर गोली चलाई जाए। और राजगुरु और भगत सिंह को बोला कि गोली आप चलाएंगे। और आजाद जी का काम क्या रहेगा? आजाद जी का काम रहेगा डिफेंस का, बैकअप का, कि जब पुलिस हमला करेगी तो पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल को सेफली निकालना है वहां से। तो बच्चा, दिन तय हुआ कब? 17 दिसंबर 1928 को यह दिन तय किया गया किसको मारने के लिए बचा? आपका जेम्स स्कॉट को मारने के लिए। लेकिन जेम्स स्कॉट की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि जेम्स स्कॉट उस दिन किसी वजह से छुट्टी पे था, लीव पे था, और जेम्स स्कॉट आया नहीं। और जेम्स स्कॉट की जगह जो ऑफिसर उस थाने का इंचार्ज बना उस दिन, उसका नाम था बच्चा जॉन सॉन्डर्स। क्या नाम था? जॉन सॉन्डर्स नाम था, राइट। अब जय गोपाल साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, और जब उसने जॉन सॉन्डर्स को बाहर निकलते हुए देखा तो उसने इशारा कर दिया किसकी तरफ? राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की तरफ, कि भैया सॉन्डर्स बाहर निकल चुका, मारिए से। अब इतने में क्या था आपको पता है, राजगुरु जो है वो हमेशा तैयार रहते थे मारने के लिए और मरने के लिए। उन्होंने बिना ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, बिना देखे भाई साहब सॉन्डर्स पे हमला करने की गोली निकाली। भगत सिंह समझ गए भाई ये तो जेम्स स्कॉट है ही नहीं है, लेकिन इतनी देर तक गोली निकल चुकी थी। राजगुरु ने शूट कर दिया, और भगत सिंह ने फिर 2-3 शूट करके 2-3 गोलियां मार के वहां से वो बाहर निकले। अब बच्चा, बाद में भगत सिंह उस वक्त तो लाहौर में, आपको पता ही है किस तरीके से बहुत अमीर बंदे बन के, भगवती चरण वोहरा जो उनकी वाइफ जो है वो उनकी पत्नी बनी झूठी मूठी की, और आपके राजगुरु उनके नौकर बने, और उन्होंने लाहौर से बचा वो निकल के चले गए। इनको लाहौर में दबोचने का काम था अंग्रेजों का, लेकिन दबोच नहीं पाए, इनको रोक नहीं पाए। और बाद में जाके मेरे दोस्तों, आपने अगर देखा होगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद क्या हुआ कि भाई ये सारे जाके छुप गए, राइट। यूपी के किसी जगह पे ये जाके क्या थे, वहां पे छुपे हुए थे। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल तैयार नहीं थे, भगत सिंह को बिल्कुल पसंद था ऐसा छुप के रहना, और कहीं ना कहीं लोगों तक अंग्रेजों ने
खबरों के जरिए और बड़े सारे तरीके से जरिए लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश करी कि ये तो क्या है भाई साहब, आपके टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये हम सबके दुश्मन है। और आईएनसी का भी बहुत कम सपोर्ट था इनको। आईएनसी के नेता भी कभी बाहर निकल के ओपनली आए नहीं इनको सपोर्ट करने के लिए। तो भगत सिंह बहुत परेशान होने लगे। तो भगत सिंह ने बोला कि नहीं यार, मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, मुझे अपनी गिरफ्तारी देनी है, मैं चाहता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि ये अरेस्ट करेंगे उसके बाद मेरा ट्रायल होगा। क्या होगा? ट्रायल होगा, तारीखें होंगी, मुझे अदालत में क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा, मुझे कोर्ट में रखा जाएगा बच्चा, कोर्ट में मेरी पेशी होगी और वहां पे मैं फिर क्या करूंगा? तय करूंगा। वहां पे मैं पहुंचाऊंगा बात किसके जरिए? क्योंकि न्यूज़पेपर वाले वहां आते हैं, आपके न्यूज रिपोर्टर वहां होंगे, तो वो मेरी बातों को लिखेंगे और मैं संदेश पहुंचा पाऊंगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का बेसिकली मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। उनको मैं बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरीके से और भगत सिंह पैदा होंगे, इस तरीके से और आजाद पैदा होंगे, इस तरीके से और राजगुरु पैदा होंगे, सुखदेव पैदा होंगे। तो फाइनली भगत सिंह ने डिसाइड किया कि भैया अब क्या था, अंग्रेज क्या करने वाले थे बच्चा? अंग्रेज दो कानून लाने वाले थे। क्या लाने वाले थे? दो कानून लाने वाले थे। एक कानून था बच्चा आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल। एक कानून क्या था बच्चा आपका? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और दूसरा कानून था बच्चा आपका पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल। बच्चे इन दोनों कानूनों के पीछे अंग्रेजों का एक बहुत ही गंदा मकसद था, बहुत ही घिनौना मकसद था। इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल में वो फिर बच्चा प्लान कर रहे थे कि हम जो है शक के बेसिस पे किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को अरेस्ट करेंगे और बिना ट्रायल के, बिना उसको कोर्ट में पेशी की उसको अंदर बंद करके रखा जाएगा। अगेन ये आजादी छीन रहे थे। और दूसरा मेरे दोस्तों, ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या था कि जो भी यूनियन है, ट्रेड यूनियन होती है ना, जो स्ट्राइक करती है, अपनी डिमांड करती है, अपनी डिमांड को मनाने के लिए, उनको स्ट्राइक करने से रोकने के लिए बिल लाया जा रहा था, कानून लाया जा रहा था। तो भगत सिंह ने कहा कि इस बिल को जिस दिन बच्चा आपका कहां लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा पास करने के लिए, मैं उसी दिन क्या करूंगा बच्चा? यहां पे जाके अटैक करूंगा, यहां पे जाके मैं बॉम्ब फेंकूंगा, बॉम्ब गिराऊंगा, अपनी गिरफ्तारी करवाऊंगा और फिर तारीख लगेगी जब मेरी, मैं कोर्ट के थ्रू क्या करूंगा? अपनी पेशी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाऊंगा। और यहां पे भगत सिंह का साथ किसने दिया था बच्चा? याद रखिएगा, भगत सिंह का साथ दिया था आपका, उनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। और बटुकेश्वर दत्त और मेरे दोस्तों भगत सिंह दोनों ने मिलकर बच्चा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे और वहां जाके 1929 की बात है, वहां जाके उन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों? नारे लगाए, पहले ग्रेनेड फेंका। जो ग्रेनेड फेंका वो बनाया ही नहीं था ऐसा किसी को मारने के लिए, वो सिर्फ क्या था भाई साहब, जो आपके बहरे हैं उनको सुनाई देने के लिए ज्यादा आवाज करनी पड़ती है, इसलिए बॉम्ब बनाया था। उससे कोई जख्मी नहीं हुआ। और बच्चा फिर आपका डाउन विद इंपेरियलिज्म करके ना, आपका इनने क्या किया भाई साहब? क्रांतिकार जिंदाबाद, है ना, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपेरियलिज्म, ये इन्होंने नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी बच्चा। और अपने कोर्ट में जब इनको पेश किया गया, वहां पे ये जो बोले हैं और इनकी जो बातें वहां के न्यूज रिपोर्टर लिख के जो लोगों तक पहुंचाई, तो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागी इन क्रांतिकारियों के लिए कि वो सारे लोग इनके सपोर्ट में आ गए। बहुत सारे आईएनसी लीडर्स भी फिर इनके सपोर्ट में आए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे देखेंगे क्या हुआ। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। आपका जेकेपी एसआई का भी पोस्ट निकलने वाली है। जो जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो जेकेपी एसआई की भी पोस्ट निकलने वाली है। दबा के तैयारी करें भाई, खींच के तैयारी रखें। मैंने लाया था स्ट्रैटेजी पे वीडियो, मैंने बोला था कि कब पोस्ट आएंगी, तो मैंने आपको बोला था भाई एंड ऑफ दिस मंथ आ सकती है, तो वही हो रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई तैयारी खींच के रखें। 2-3 महीने में पेपर ले लेंगे, मैं आपको बोल देता हूं अभी, खींच के अक्टूबर तक ये नहीं छोड़ेंगे, आपका पेपर ले लेंगे, ठीक है। इसलिए दी मंजिल भारत ऐप डाउनलोड करो, दबाकर मंजिल भारत ऐप डाउनलोड करो और वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के, वहां पे लिंक मिलेंगे। आईफोन यूजर्स के लिए भी, मेरे दोस्तों एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी, लिंक पे क्लिक करो, कोर्स को परचेज करो। कोर्स इज एट ओनली 499 रुपीज। अभी हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, राइट। कल को हम इसके प्राइसेस बढ़ा भी सकते हैं, तो इसलिए बच्चा इस कोर्स को लो दबा के और
जो बच्चे बेहतरीन कमेंट करते हैं उनको मैं बेहतरीन रिप्लाई भी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनको बताओ कि क्लियर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की सीरीज बाय रणधीर सिंह वो चल रही है, और वो बनी इसलिए ताकि आप जेकेपी कांस्टेबल बन पाए जल्दी से। फिर आपको जेकेपी एसआई की तैयारी भी करवाएंगे यूट्यूब के जरिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।